ये जो इजराइल ने हमला किया है कतर के ऊपर, इसने बहुत से सवालात उठा दिए। मशरक़ वस्ता में एक हलचल है और इस वक्त जो अमेरिका का एक सिक्योरिटी पैराडाइम था ना, एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला कह लें या सिक्योरिटी आम फहम में सिक्योरिटी गारंटी कह लें, वो पैराडाइम शिफ्ट, वो गारंटी जो है वो हिल गई है। यानी कि कतर है ये एक बहुत बड़ा नॉन नेटो अलाई है अमेरिका का। और ये नॉन नेटो अलाई इसलिए है कि 1990 की दिहाई से अमेरिका कतर के बेस की बुनियाद के ऊपर अमेरिका ने मिडल ईस्ट और अफगानिस्तान इन सब की जंगें लड़ी, जीती या हारी, जो भी किया। ख्वा अफगानिस्तान में अटैक करना हो, ख्वा इराक में अटैक करना हो, ये जो इनका बेस है, ये अल उदैद के करीब इनका बेस है, मिलिट्री बेस कतर के अंदर अमेरिका का, जहाँ पे इस वक्त भी 10,000 से ऊपर अमेरिकन फ़ौजी पर्सनल मौजूद हैं। वहाँ उनके बम्बार त्यारे मौजूद हैं, वहाँ उनके F-16 F-35 इस लेवल के त्यारे मौजूद हैं। वहाँ पर दो दो रनवेज हैं। ये कोई कई 100 एकड़ में फैला हुआ ये फौजी यूनिट है जिसको आप जिसके करीब ये अटैक किया इसराइल ने। और कतर ने अभी 2024 के अंदर अगले 20 साल एक्सटेंड किए थे इसके, अमेरिका के साथ जो एग्रीमेंट है, डिफेंस पैक्ट। तो कतर के मुतालिक समझा जाता है कि जिस तरह एक तरफ इसराइल अमेरिका का क्लोज अलाई है मिडल ईस्ट के अंदर, कतर भी उतना ही क्लोज अलाई है। अभी कतर का जो सुल्तान है, जो भी है वहाँ करता धरता, जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जहाज तोहफे में दिया, इतना क्लोज ताल्लुक है। तो कतर, जिसको अमेरिका और इजराइल दोनों ने कहा कि आप उन हॉस्टेजेस की रिहाई के लिए और सीज फायर के लिए एग्रीमेंट करें, मुज़ाकरात करें हमास के साथ, ये वो हॉस्टेजेस हैं 200 से ऊपर। इन्होंने जब ये 2023 अक्टूबर में शुरू हुई वॉर, जब हमास ने पागलों की तरह रॉकेट दागे, जो कि मैं समझ नहीं आ रही कि क्या कॉमन सेंस थी उनकी जो उन्होंने किया, उससे 1200 इजरायली सिविलियन ज़्यादातर जो है मारे गए। उसके बाद से जंग शुरू हुई और तबाही शुरू हुई। नेतन्याहू जो है वो पागल हुआ हुआ है और उसने उसके मुकाबले में हज़ारों फ़लस्तीनियों को जो है वो शहीद कर दिया है, लाखों को बेघर कर दिया है। वो जो हमास की एक हमाकत थी, रॉकेट लॉन्च जो अटैक किए, भैया आपने अगर अटैक करना था फिर तो आपके पास पता होना चाहिए था कि उनका काउंटर अटैक आएगा तो आप क्या करेंगे। उसके मुकाबले में पूरे गजा और पूरे फ़लस्तीन की जो तबाही फेर दी। वो इजराइल को तो वैसे ही मौका चाहिए था, तो उन्होंने वो तबाही फेरी। तो इन्होंने कुछ 250-300 हमास वालों ने इसराइल के हॉस्टेज बना लिए थे। कुछ आर्मी पर्सनल भी थे, ज़्यादातर सिविलियंस थे। कुछ को छोड़ दिया, कुछ को कत्ल भी किया। अब 20 के करीब हॉस्टेज रह गए थे जिसके लिए मुज़ाकरात कतर के अंदर हो रहे थे। कतर एक न्यूट्रल ग्राउंड है। इससे पहले तालिबान का वफद भी वहाँ आता रहा है। पाकिस्तान ने भी ऑप्ट किया है कतर को मुज़ाकरात के लिए। किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि अमेरिका के जहाँ फौजी अड्डे हैं, फौजी बेस है, जहाँ पे कतर के साथ इतना क्लोज लाई है, वहाँ इसराइल जो है इस तरह की हरकत कर देगा। तो मिडल ईस्ट के बेशतर ममालिक अमेरिका की गारंटी पर सिक्योरिटी उनको मिलती है ईरान के मुकाबले में और दूसरी चीज़ों के मुकाबले में, ख्वाह वो ISIS हो या हमास हो या सब हो। उसमें सऊदी अरब के भी बेहतरीन ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, दुबई, ये सब UAE वगैरह सब आते हैं इसके अंदर। तो अमेरिका की गारंटी जो है उसको उड़ा के फेंक दिया इसराइल की उसने, कि जब इसराइल अमेरिका के रडार सिस्टम, अमेरिका की परवाह किए बगैर अमेरिका के क्लोज अलाई पर कतर के ऊपर अटैक कर सकता है, तो इसका मतलब तो मिडल ईस्ट में कोई महफूज नहीं है। और मिडल ईस्ट अब सोचने मजबूर हो गया मशरक़ वस्ता के अरब ममालिक कि क्या हमने अमेरिका पे निसार करना है या अब हमने चाइना रशिया की तरफ देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे। डोनाल्ड ट्रंप को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कभी इसको कंडेम भी नहीं कर पा रहे और उसको अप्रिशिएट भी नहीं कर पा रहा इस हमले को। इसमें पाकिस्तान क्या हासिल कर सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और अमेरिका की अनरिलायबिलिटी के बाद फिर पाकिस्तान कितना डिपेंड कर सकता है अपने ताल्लुकात में अमेरिका के साथ, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान कितनी स्ट्रेटेजिकली गल्फ कंट्रीज़ की मदद कर सकता है या उसमें की एलाई बन सकता है या नहीं बन सकता, इस पर बात करेंगे। क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के, वो यकजहती के लिए गए हैं कतर। वो क्या करने गए हैं, वो क्या लेकर आएंगे, क्या कर सकेंगे, इस पर भी बात करके देखेंगे। लेकिन सबसे पहले पैनल की तरफ मैं जाऊँ, मंसूर जाफर साहब हैं, हमारे मशरक़ वस्ता के एनालिस्ट हैं। मंसूर जाफर साहब, आज कतर में ये जो कॉन्फ्रेंस, ये जो बैठक हो रही है, जो पाकिस्तान वहाँ पे गया, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है सर, पहले तो ये बताइएगा। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका दिखाई देता है, क्योंकि इस वक्त बड़ा हाई टाइम है ख़ास तौर पे कतर के हवाले से। और अगर इसे कहा जाए कि आज भी 9/11 की सालगिरह है और ये गुज़श्ता रोज़ जो है ये कतर का 9/11 जो है, अगर इसे कहा जाए इसराइली अटैक को, तो शायद कोई ज़्यादा गलत ना होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा वक्त था कि जब एक रीजनल सॉलिडारिटी और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की सॉलिडारिटी इस लिहाज से अहमियत रखती है कि पाकिस्तान यकीनन एक मुसलमान और उससे बढ़कर एक न्यूक्लियर पावर है। और रिसेंटली पाकिस्तान ने अपनी जो
डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं, अपने आर्क राइवल जो है इंडिया के खिलाफ, वो साबित करके इस मैदान में भी अपना एक लिहाज से लोहा मनवाया है। और स्ट्रेटेजिकली भी जाहिर है पाकिस्तान जिस कजिए को इस वक्त स्पीयर हेड करता रहा है कतर निगोसिएशन की शक्ल में, मसला फ़लस्तीन की निगोसिएशन के हवाले से, पाकिस्तान के भी दिल के इंतहाई करीब है वो काज। और ख़ास तौर पे जो बानियान पाकिस्तान है उनकी तरफ से तो एक जो टोन सेट की गई थी इस पूरे इशू की रिकग्निशन के हवाले से, वो भी पाकिस्तानियों के लिए आज तक लेकिन मैं मंसूर समझता हूँ साहब, चले ये तो पाकिस्तान अब वहाँ, लेकिन आपको लगता है कि ये कतर पे जो हमला हुआ है, इससे अमेरिका के ऊपर अरब ममालिक, खासतौर पर सऊदी अरब, कतर, इनका थोड़ा सा एतमाद या बहुत ज़्यादा एतमाद मुजल्जल हुआ होगा सिक्योरिटी के मामले में? इसमें कोई शक नहीं जी कि ये पूरा पैराडाइम जैसे आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया, वो सारे का सारा तलपट होकर रह गया है। क्योंकि यही वो एक एलिमेंट था कि जिसको वेस्ट और बिलखुसूस अमेरिका जो है वो कैश करवाता रहा, और उसकी बेस पे उसके जितनी भी डिफेंस डील्स जो हैं, वो चाहे सऊदी अरब के साथ हो, जीसीसी कंट्रीज के साथ हो, वो होती रही हैं। और सऊदी अरब अब भी इस कजिए के हवाले से जो एक सिविल न्यूक्लियर डील को और इसी तरीके से एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला के एवज जो है बहुत बड़ी, यानी रीजनल जो डेवलपमेंट्स है उनको भी एडहेयर करने के लिए तैयार था। और उसके साथ साथ दीगर जो ममालिक यानी यूएई, वो तो ऑलरेडी अब्राहम अकॉर्ड के उस बॉन्ड के अंदर जो वो मौजूद है। लेकिन जिन शराइत पे वो सारे मायदे किए गए थे, अब तो खुद यूएई जो है उसे अपनी रेड लाइन क्रॉस करते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि जो गरब उर्दन में सेटलमेंट्स थी और ख़ासतौर पे उसके एनेक्सेशन का जो प्लान था, उसको रोकने के हवाले से ये इब्राहिम अकॉर्ड उस वक्त यूएई ने साइन किया था। अब उसके हवाले से जिस तरीके से सेटलमेंट्स बढ़ रही हैं, इवन प्लान इस वक्त अनवील हो गया है। और इसी तरीके से यहूदियाबाद का वज़रा जो है वो ग्राउंड पे खड़े होके गरब उर्दन की इसराइल में इंजमाम की बातें कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अरबों का वो एतमाद के जो माजी में उन्होंने चाहे यासर अरफात की क़यादत में इस इशू के रिजॉल्व में ओस्लो माहिदा साइन करके किया, या उससे पहले चाहे मिस्र ने कैंप डेविड अकॉर्ड साइन करके, या उर्दन ने वादी अरबा का जो माहिदा है 1994 का, वो पीस डील करके इसराइल से सफारती ताल्लुकात किए। उन तमाम के मैं समझता हूँ जो मतमा नज़र था वो यही था कि किसी तरीके से जो एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस, या जिसे आज सऊदी अरब की क़यादत में एक दो रियासती हल के तौर पे पेश जी। किया जा रहा है, वो किसी तरीके से ऑन ग्राउंड मटीरियलाइज हो लेकिन सके। मंसूर साहब, ये इस एक कतई नज़र हमारा सेंटीमेंट, एक तो मैं लोगों को बता दूं कि जो हॉस्टेजेस के लिए मुज़ाकरात हो रहे थे बेसिकली हमास के, वो अब बहुत डेडलॉक का शिकार हो गए। और हम अभी थोड़ी देर में आपको वो जो इजरायली हॉस्टेजेस हैं उनके रिश्तेदारों के इंटरव्यू सुनवाएंगे कि वो इस वक्त उनका सेंटीमेंट क्या है कतर के ऊपर हमले के बाद, और क्योंकि उनके रिश्तेदार, उनके अजीज जो है वो हॉस्टेज बने हुए हैं हमास के पास। मंसूर साहब, वो अभी आपको हम इंटरव्यू सुनवाते हैं उनके रिश्तेदारों का, लेकिन मंसूर साहब ये बताइए कि इस वक्त खित्ते में पोजीशन किसकी स्ट्रांग हुई है ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग? क्या इसराइल की पोजीशन नास्टी वे में ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगी कि इसराइल तो ना अमेरिका की परवाह करता है, ना वो इंटरनेशनल नॉर्म्स की परवाह करता है, वो जो चाहता है करता है, टेक्नोलॉजी की मार से घर बैठे बैठाए वो दुनिया में जहां पे चाहे हमला कर दे, अटैक कर देता। तो इसराइल की पोजीशन ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुई अभी आपके ख्याल में? देखिए जी, मिलिटरीली स्पीकिंग, या अगर आप उनकी इस वक्त जो तबाही और बर्बादी है, यकीनन वो जो खराज इस वक्त इसराइल के और अमेरिका के पलड़े में आया है वो तो अनपैरेलल है। लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए कि जो इंटरनेशनल आइसोलेशन इस वक्त उनका सामना कर रहे हैं, खास तौर पे इस कजिए के हवाले से, जिसको 7 अक्टूबर 2023 से पहले बैक बर्नर पर रख दिया गया था, फरामोश कर दिया गया था। आप चाहे उसे हमास का एक गलत फैसला कहें, जो भी करार दें, लेकिन उनके उस इकदाम के नतीजे में, उनके उस तूफान लक्सा के नतीजे में ये इशू एक बार फिर जो है इस वक्त लेकिन मंसूर लाइमलाइट साहब, में आ जैसे गया है। अब हो रहा है इजलास भी हो रहा है, हंगामी इजलास भी हो रहा है ये अरब कंट्रीज का, लेकिन कुछ भी नहीं होगा ना। कॉन्टेमिनेशन के अलावा क्या होगा? ना इसराइल से कोई लड़ सकता है, ना अमेरिका से कोई लड़ सकता है। मैं मिडिल ईस्ट की कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। इन्होंने सिर्फ एक दूसरे से ताजियत करनी है, कंडेम करना है, उसके बाद अपने अपने घरों को चले जाना, यही होना है और क्या होना है? देखिए जी, अगर आप पिछला जो समिट हुआ था अरब इस्लामिक समिट सऊदी अरब में, उसके अगर आप करारदादों पे गौर करें तो उसमें एक चीज़ जो एम्फसाइज की गई थी वो ऐसे स्ट्रिंजेंट मेयर्स थे कि जिसमें इक्तसादी पाबंदियां और जो बाइकाट की बात की गई थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस वक्त मुख्तलिफ ममालिक ने उसमें थोड़ा सी अपनी रिजर्वेशन शो की थी, और यही खलीजी ममालिक थे कि जिन्होंने रिजर्वेशन शो की थी। लेकिन अब जो हीट उनको पहुंची है, मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त जो आने वाला
इतवार और सोमवार को जो अरब इस्लामिक समिट होने जा रहा है, उसमें कम से कम तुर्की मॉडल पर जो है एक ट्रेड एम्बार्गो, और इसी तरीके से जो फजाई जो इस वक्त एम्बार्गो है, वो लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए फजाई ये दोनों एम्बार्गो इसराइल एम्बार्गो के ऊपर आप कह रहे लगता है नजर आ रहा है, जैसे ईयू की तरफ से भी कहा गया। आपको लगता है कि ये लग जाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि ये लगेगा, जितनी कि देखिए उसकी जी, अगर डीप नहीं लग पेनिट्रेशन है लॉबी लॉबी वाइज इसराइल की। सर, अगर ये नहीं लगता तो फिर दीगर अरब कैपिटल्स और उनकी सियासी और अस्करी क़यादत को भी अपने अपने कफन जो है वो तैयार कर लेने चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त डू एंड डाई वाला मामला है। अगर इस वक्त भी जो पानी पुरों के सर से ऊपर से गुजर गया है, पॉइंट आ अगर गया सर इसको आपका। भी मंसूर सर। साहब, पानी बहुत दफा गुजरा, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पैलेस्टीन के इशू के ऊपर मुस्लिम कंट्रीज कुछ कर सकेंगी। करना चाहती हैं बेचारे, लेकिन कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज ऑब्वियसली उनके पास वो टेक्नोलॉजी और वो लॉबिंग ग्रुप है ही नहीं। लेकिन इसी में हम बात करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान इससे क्या हासिल कर सकता है। शहबाज साहब दौरे पे गए, मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ हैं जी, आमिर इलियास राणा साहब, इरशाद भट्टी साहब। जुबैर साहब जब तक आते हैं सेटेलाइट के ऊपर, तब तक मैं जरा बात का आगाज शुरू करता हूँ भट्टी साहब से। भट्टी साहब, ये सारा कॉन्फ्लिक्ट आपके सामने, शहबाज शरीफ साहब क्या करने गए हैं? क्या हासिल कर सकता है पाकिस्तान उनके विजिट से? क्या करने गए? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं, शहबाज शरीफ साहब ज़रूर जाएं, इज़हार यकजहती के लिए जाएं, या शहबाज शरीफ साहब उनसे हमदर्दी के लिए जाएं। कतर हमारे बड़ा करीब है और मुस्लिम मुल्क है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के जाने से हासिल वसूल क्या होगा। क्या 56-57 और मुल्क हैं, तैयब रिदवान को वहाँ होना चाहिए था, बाकी सारे मुल्कों को होना चाहिए था। हम क्या कर लेंगे वहाँ जाकर? पहली बात, हम तो वो लोग हैं जिन्होंने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का मुआहदा मुकम्मल नहीं कर पाए क्योंकि अमेरिका नाराज़ हो सकता था। तो हम वहाँ क्या कर रहे होंगे, और फिर हम किस योग्य हैं कि वहाँ जाके क्या करेंगे? पहली बात। दूसरी, शहबाज शरीफ साहब का क्या कहना है? शहबाज शरीफ साहब मलका को दफनाने भी चले जाते हैं, चाल साहब को बादशाह बनाने भी चले जाते हैं, तुर्की जल्जला देखने भी चले जाते हैं, और छोड़े मरियम नवाज साहबा लोयाल के साथ जापान से हुआ ही हमने क्या कर लिया। और एक तबाही, सैलाबी तबाही और बर्बादी पूरे मुल्क में उसका दौरा है। लोग डूब गए हैं, ज़री बुरान सर पर है, ग़ज़ाई किल्लत सर पर है, वबाई अमराज सर पर हैं, और अभी भी 5-5 दिन से ऐसे इलाके हैं जहाँ लोग नहीं पहुँचे और रेस्क्यू वाले नहीं पहुँचे, और जहाँ लोग छतों पर और दरख्तों पर हैं। और हमारे वज़ीर आज़म साहब कतर में हैं, और सुना जा रहा है आसिफ अली जरदारी साहब 10 रोज़ा दौरे पर चीन जा रहे हैं, और बिलावल भुट्टो भी साथ होंगे, और बिलावल भुट्टो साहब साथ होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कर लेना है हमने जी? 20 रोज़ा दौरा भी होता और बाकी सारे पीपल्स पार्टी भी चली जाती, तो हमने क्या कर लेना था? हम क्यों गए? हमारे जाने का मकसद के देखें, सऊदी वली अहद साहब पहुँचते हैं, अरब समिट होती है, यूएई के हुक्मरान जाते हैं, समझ आती है। और ये आज जो कतर पर के दरवाज़े पर दस्तक हुई है, वो अगर जब यमन जल रहा था उस वक़्त ये कुछ सोच लेते, जब लबनान पे आफत आई हुई थी उस वक़्त इकट्ठे हो जाते, जब इराक लीबिया डाउनफॉल हो रहा था उस वक़्त देख लेते, जब शाम तबाह बर्बाद हो रहा था उस वक़्त इकट्ठे हो जाते, जब ईरान आया हुआ था जंग की जद में उस वक़्त इकट्ठे हो जाते, जब गज़ा में नस्ल कुशी थी उस वक़्त इकट्ठे हो जाते। नहीं हुए, क्योंकि किसी को यकीन नहीं था कि ये हो जाएगा। आयल हथियार इस्तेमाल हो सकता था, तिजारती सफारती बाइकआउट हो सकता था, इब्राहिम अकार्ड को इस्तेमाल किया जा सकता था अपने शर्तें मनवाने के लिए, अमेरिका में सरमायाकारी और सदर ट्रंप साहब को तोहफे, ये सारा कुछ इस्तेमाल किया जा सकता था, लॉबिंग की जा सकती थी। लेकिन अब तो आपको पता है कि नेतन्याहू साहब का जो 2 मिनट का वीडियो पैगाम है 9/11 हमलों के 24 साल मुकम्मल होने के बाद, उसमें तो उन्होंने गो के दो मरतबा पाकिस्तान का भी जिक्र किया, और उसामा बिन लादेन के लिए अगर अमेरिका पाकिस्तान के अंदर आ सकता है तो हम क्यों नहीं जा सकते कतर में? जी, उन्होंने उसामा बिन लादेन का भी जिक्र किया और कहा है कि जिस तरह अलकायदा का पीछे करते हुए अमेरिका उसामा बिन लादेन को उसने टारगेट किया था, हमने भी यहाँ टारगेट किया है इसी तरह हमास के रहनुमाओं का पीछा करते हुए। हालांकि वो ये सालसी और मुज़ाकरात और ये कतर की जगह और बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन अब उसने नेतन्याहू साहब ने आखिरी बात भी एक और की, उन्होंने कहा कि जी बेशर्म है वो मुल्क जो मजम्मत कर रहे हैं, और दहशत गर्दों को जो पनाह देगा वहाँ हमले करेंगे। मतलब पहले तो नेतन्याहू साहब जिनको दहशत गर्द समझेंगे वहाँ हमले होंगे,
खा वो हों दहशतगर्द या ना हो, और दूसरा वो कहीं भी हमला कर सकते हैं। तो अब आइए अपने ऊपर, अब आग लगी है वहाँ, अब ये गज़ा के मजबूर बेकस निहत्ते लोगों को की सुनी गई है या उनकी आहें सुनी गई हैं। ये अब पता चला है कि ये आग जो लगी थी ये घर में भी आ सकती थी, और नेतन्याहू साहब को शायद ये भूल गए हैं कि पाकिस्तान कतर नहीं है और इसराइल अमेरिका नहीं है। वैसे 10 मई का जो मार्का हक है या बुनियानुल मरसूस है ऑपरेशन, उसमें वो अपने दोस्त नरेंद्र मोदी से पूछ सकते हैं कि राफेल तैयारों का क्या हुआ, S-400 का क्या हुआ, और आपके ड्रोन्स का क्या हुआ, इसराइली ड्रोन्स का। ठीक है। तो जाहिर है निहत्ते लोगों को मारना कोई मर्दानगी नहीं है, मगर अब जो है बात वहाँ पहुँची है जहाँ इन लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ट्रंप साहब और इसराइल गुड कप बैड कप खेल रहे हैं, इनको समझाना पड़ेगा, बात आगे ले जाना पड़ेगी। बाकी आपकी बात ठीक है कि करना होना वाना कुछ नहीं, ज़ाहिर है इसराइल से नहीं लड़ सकते ये, लेकिन बहरहाल अगर तिजारती, सफारती, ऑयल, सरमायाकारी ये कार्ड्स इस्तेमाल हो जाएं तो बहुत पॉइंट आ गया सर आपका। आमिर साहब, आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर सैलाब की सिचुएशन में अगर कहा जा रहा है कि जी क्या करने गए वहाँ पर और हासिल वसूल कुछ नहीं होना, तो इसको पाकिस्तान के लिए क्या है वहाँ पे जो विजिट करने गए हैं वो, और आप पूरी सिचुएशन को किस तरह देखते हैं पाकिस्तान के लिए भी और खित्ते के लिए भी? अमेरिका की पोजीशन क्या हो गई है, वीक हो गई है, स्ट्रांग हो गई है सारे मामले में? जुबैर साहब को जरा वीडियो लिंक पे ले लें। असल में हम ज़हनी तौर पे हर वक्त तैयार रहते हैं कि हासिल वसूल ही होना है। नंबर 1 ये विज़िट सॉलिडारिटी के लिए था कि कतर हमारे साथ खड़ा रहा, और हमारे वज़ीर आज़म ने वापसी पे जब वो आ चुके हुए हैं, ट्वीट में भी ये कहा कि हम कंधे के साथ कंधा मिला के कतर के साथ खड़े हैं। उनके अमीर के साथ, थानी के साथ उनकी मुलाकात हुई। मेरे हिसाब किताब में ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था। यहाँ पे रोज़ाना उधार खाए बैठे होते हैं कि पाकिस्तान तो इसराइल के साथ सौदा कर रहा है, पाकिस्तान तो तस्लीम कर रहा है। पाकिस्तान ने न सिर्फ कंडेम किया बल्कि इसराइल के हमले के बाद वहाँ जाके, जिस तरह हमने ईरान के ऊपर किया था, यही हमने कतर के साथ किया है कि ये सॉलिडारिटी इस्लामी ब्लॉक की, आप इसको छोड़ दें कि OIC क्या करेगी या मोहम्मद बिन सलमान कल परसों में ये सारे वज़राए ख़ारजा मिल रहे हैं, वो क्या फ़ैसले करेंगे, ज़रूर करने चाहिए। जिनके बारे में मंसूर जाफ़र साहब भी कह रहे थे कि फ़िज़ाई पाबंदी लगाएं, कुछ भी करें, वो कर सकते हैं तो करें। लेकिन पाकिस्तान के स्पेसिफ़िक बात ये है कि पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह जो हम जंग जीते हैं उसके बाद पहले ही पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे ममालिक का ट्रस्ट, इस्लामी ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ, था, और वो और बढ़ गया। एटमी क़ुव्वत के हवाले से भी था। फिर ये जो जंग हुई, एक तासुर हमारे यहाँ भी तो था ना, गंद पड़ा हुआ था कि जी मोदी के साथ मिल गए हैं, पेट्रोल ख़त्म है, ये तो लड़ ही नहीं सकते। यहाँ पे भी वही फनकार थे ना जो इंटरनेशनली भी ऑपरेट करते हैं। तो हमने तासुर भी तबाह बर्बाद किया और इंडिया का मामला भी सेट कर दिया कि क्या है। उससे मैं आपको बताऊँ, ये जो इसराइल की टेक्नोलॉजी यहाँ यूज़ हुई हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने ड्रोन में डाले, हमने उनके पायलट्स देखे, वीडियो में वो मौजूद थे। वो पूरी तरह इस जंग में इसराइल इन्वॉल्व था। हजीमत का सामना इंडिया को नहीं, इसराइल को भी करना पड़ा है। जैसे वो बात होती है ना कि जी राफेल जो गिराया तो वो फ्रांस का अकेले का नहीं था, फिर रशिया अकेला नहीं था, इसमें इसराइल और हमने उनकी बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो ड्रोन की थी, हमने बिल्कुल साइबर अटैक से वो बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल भी उतारे, और ज़ाहिर रिवर्स इंजीनियरिंग भी हो चुकी होती है और चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अमेरिका का हमारे साथ कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, मुकाबले पे बात नहीं हो रही। अमेरिका ने अपना बंदा पिट्ठू रखा हुआ है ना आगे इसराइल कि जी ठोक दो। जितने बड़े मुआहदे, गिफ्ट्स आपने सारे जिक्र कर दिए, वहाँ तैयारों की इतनी गुंजाइश नहीं है जितने उन्होंने तैयारे खरीदे हुए हैं। इतने सैटेलाइट उनको ज़रूरत नहीं है, इतने उनको आप रेडार कहें कि कतर को ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने अंबार लगा दिया। हाँ, कतर के अमीर को आप एक क्रेडिट देंगे, जब सऊदी अरब से लड़ाई हुई तो ये नहीं हुआ कि वो कोई घुटने टेक के बैठ गया, उसने पूरे अपने आवाम के लिए पूरी दुनिया से फूड सिक्योरिटी के हवाले से इकट्ठा कर लिया, चाहे दुनिया से कहीं कितना भी महंगा लाया, वो पैसे कमा रहे हैं। वो अगर हथियारों पे लगा रहे हैं वो लेके आए। ऐसे में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का वहाँ जाना, डिफेंस के ऊपर हम कई दफ़ा उनसे हमारी बातचीत कई सालों से चल रही है मुख्तलिफ चीज़ों पर, चाहे वो मशाक तैयारे हों या डिफेंस के ऊपर। मेरे ख्याल में जी मैं आपको कुछ मशाक तैयारा मैंने कहा है। अच्छा, मैं उसमें मौजूद था जब हमने ये भी दिखाया था कि हमारे पास क्या क्या टेक्नोलॉजीज मौजूद है। मैं दोहा में था। अच्छा। मुझे पता है बहुत सारी बातचीक, लेकिन वो क्या है, अमेरिका बीच में आता है। अब फैसला अमीर कतर ने करना है। पाकिस्तान के साथ फैसला अमल दरामद हम कराएंगे। एक मिनट सुने ना, तुर्की ने कहा है कि पहले फैसला कतर ने करना है कि क्या करना है, हम आपके साथ खड़े होंगे। और पाकिस्तान बिल्कुल क्लियरली खड़ा है इस मामले में। जो ख्वाजा आसिफ का बयान था जिसके ऊपर वो, अच्छा मैं आपको बताऊं, ख्वाजा आसिफ वाहिद वजीर हैं
इस वफाकी कैबिनेट के जो गज़ा के ऊपर मुसलसल दुनिया भर में जितनी चीज़ें इसराइल की मजम्मत पे आती हैं या नस्ल कुशी पे आती हैं उसको रीट्वीट करते हैं, उसके ऊपर तबसरा करते हैं। वहाँ उनका भी जाना, शेख जो अमीर हैं कतर के, उनके साथ ये गुफ्तगू, ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया आपको। सर ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया, मैं चाह रहा हूँ इस पर ब्रेक लूँ जब तक के जुबैर साहब बल्कि आ ही रहे हैं। तो ये पॉइंट जो आपने उठाया ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ये कह रहे हैं कि अब ये कतर को फैसला करना है कि अगर वो अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटी जो है वो तो अब हो गई, हिल गई है, तो कतर को ये फैसला करना है बेसिकली कि उन्होंने अगर अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी और मुल्क की तरफ जाना है तो पाकिस्तान से बेस्ट चॉइस को हो नहीं सकती। नॉट ओनली दैट इट्स अ न्यूक्लियर स्टेट, बल्कि ये कि पाकिस्तान बड़ी ब्रेवरी से ये जंग रिसेंटली लड़ा। जुबैर साहब वो वेलकम, आपका अपने थॉट्स क्या है इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, शहबाज शरीफ साहब को वहाँ जाना, और आपको लगता है कि हम अमेरिका के ऑल्टरनेटिव तो नहीं हो सकते लेकिन किसी हद तक कतर हम पे रिलायंस शुरू कर देगा, या आपको लगता है नहीं वो चाइना रशिया की तरफ जाएंगे अगर वो चेंज शिफ्ट करते हैं अमेरिका से? पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ का वहाँ जाना एक सिंबॉलिक वैल्यू रखता है, उसको आप उसके डाउन साइड कोई भी नहीं है। अगर अप साइड ना भी हो तो एक मुश्किल वक्त है कतर के लिए वहाँ पहुँचना पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का। प्लीज़ डोंट फॉरगेट कि अभी भी कतर जो है हमें बहुत सपोर्ट करता रहा है फाइनेंशियली भी और हर लिहाज से। सो उनका अगर आधे दिन के लिए या एक दिन के लिए वहाँ गए हैं, बावजूद इसके कि पाकिस्तान में उनकी ज़रूरत है, सैलाब ज़ाहिर है लाखों करोड़ों लोग अफेक्ट हुए, लेकिन आई थिंक ये रायगा नहीं जाएगा, इसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू तो है। दूसरी चीज़ ये है कि एक आपने बात शायद की थी या शायद किसी और ने की थी, गुड कॉप बैड कॉप। बिल्कुल गुड कॉप बैड कॉप अमेरिका और इसराइल नहीं साथ साथ खेलते हैं। गुड कॉप बैड कॉप तो ये होता है कि अमेरिका डिनाउंस कर रहा है और इसराइल करता जा रहा है, बिल्कुल साथ खड़े हैं। और मैं बिल्कुल वाज़े कर दूं कि अगर अमेरिका की इतनी भरपूर सपोर्ट ना हो, 100% सपोर्ट ना हो इसराइल को, तो इसराइल की हिम्मत नहीं कि वो सारे यूरोपियन ममालिक इसराइल के खिलाफ बात कर रहे हैं और वो 100% ज़्यादा बात करेंगे। लॉजिक नहीं बनती कि अमेरिका जिसे खुद वो हॉस्टेजेस की रिहाई के लिए वहाँ पर और सीज़फायर के लिए वहाँ पे मीडिएशन करवाना था, कतर को रिक्वेस्ट करना था, इसराइल ने भी की, और अमेरिका का अड्डा भी वहाँ साथ ही मौजूद है। कतर अमेरिका का लाई है 90 से, तो स्ट्रेटजिक लाई है, तो वहाँ पे अटैक हो जाएगा। अमेरिका क्यों चाहेगा? मुझे तो लगता है अमेरिका के साथ भी हाथ कर दिया है इसराइल ने, कि नहीं? नहीं, कोई हाथ नहीं कर दिया। आप उनका व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट पढ़े ना, आप फॉलो अगर कर रहे हो तो व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि हाँ उन्होंने लास्ट में बताया था। भाई बताया था तो आप ये भी तो बताएं ना कि फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा इसराइल को, डिड ही ट्राई टू स्टॉप देम? नो, दैट इज द रियलिटी। तो जब उसने मना ही नहीं किया, और आज आप सारे टीवी चैनल्स अमेरिका के उठा के देख लें और फॉलो कर लें व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन क्या कह रही हैं या उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या कह रहे हैं, कोई भी नहीं कंडेम कर रहा। आप अभी बात कर रहे हैं कि बातचीत हो रही थी, जब ईरान पर हमला किया था इसराइल ने, तो उस वक्त भी ईरान के साथ बातचीत हो रही थी, अमेरिका की सुपरविजन में बातचीत हो रही थी, और जाके अटैक कर दिया। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, इसको आप अलग ना करें। अमेरिका और इसराइल साथ है, इसी वजह से जस्ट फॉर दिस वन रीजन इसराइल इज लाइक अ मतलब डेविल जो कि कुछ भी कर सकता है, किसी के साथ भी कर सकता है। यमन पर जब अटैक करना चाहे, लोगों को मारना चाहे दूसरी कंट्रीज में जाके, दिस इज इंटरनेशनल टेररिज्म ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर दैट द वर्ल्ड हैज नेवर सीन। और हम उसी जब हम वो सेपरेट करते हैं ना, वो हम अपनी मर्जी से सेपरेट करते हैं। वही जो ट्रंप है, जो गाजा में हुआ है पिछले 2 साल से, तकरीबन अक्टूबर 2023 में जो शुरू हुआ था, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, जिसमें बच्चों को मारा जा रहा है, जिसमें बूढ़ों को मारा जा रहा है, जिसमें उन पर भी हमले होते हैं जब एड आ रही होती है खाने पीने की, और लोग लपक के जा रहे होते हैं पैलेस्टीनियंस, उन पर हमला करके उनको मार देते हैं। और अमेरिका ने एक स्टेटमेंट पिछले 2 साल में नहीं दिया, नॉट वन, कि जी आपने ये नहीं करना था। हॉस्पिटल्स में मारा गया, मेडिकल डॉक्टर्स को मारा गया, जर्नलिस्ट को मारा गया, किसको उन्होंने छोड़ा है? और हम उसी वॉर मॉन्गर प्रेसिडेंट ट्रंप को रेकमेंड कर रहे हैं पीस अवार्ड, वो भी कौन सा? नोबल।
तो आप कहां से लड़ने के लिए जाएंगे? आप क्या बातें कर रहे हैं? लेट्स नॉट फूल आवर पीपल की। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात भी अब इस वक्त हैंगिंग इन द बैलेंस होंगे? अमेरिका पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते? कतर नहीं बिल्कुल है, नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल हैंगिंग इन द बैलेंस नहीं है। पाकिस्तान अमेरिका, अभी एक अमेरिकन कंपनी आई थी, छोटी सी कंपनी, उसके साथ जो मुआहदा हुए 2 दिन पहले रिगार्डिंग मिनरल्स और दूसरी हम अमेरिका के साथ बिल्कुल, मतलब हमारे लिए कोई अमेरिका का इशू नहीं है। प्लीज ये एक दिन जाना उनके लिए, उससे अगर ये कह रहे हैं कि जी बैलेंस ऑफ पावर टिल्ट हो जाएगा और पाकिस्तान का झुकाव उस तरफ हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। पाकिस्तान अमेरिका के साथ बिल्कुल स्ट्रांग है, चाहे वो पूरे बमबारी करके अरब ममालिक को मार दे। We will continue to condemn in statements. That is all we are going to do. बाकी नोबल पीस प्राइज जब मिलेगा ट्रंप को तो सबसे आगे मेरे ख्याल है शहबाज शरीफ उस दिन भी जाएंगे उनके अवार्ड सेरेमनी में। तो मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान की इतने, और पाकिस्तान शुड एंगेज इटसेल्फ, कंडेम इटसेल्फ, बट एक पाकिस्तान का रोल एक लिमिटेड रोल है। जो हमारा इंडिया के साथ मसला है उसको हम घसीट के वहां तो नहीं लेके जा सकते। हमारी कोई इतनी एबिलिटी तो नहीं है अनलिमिटेड वॉर्स में हम घुसते चले जाएं। और अब पाकिस्तान बीइंग अ न्यूट्रल स्टेट भी कोई उनको अगर वो नहीं दे सकता कतर को या सऊदी अरब को कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग? क्यों जी? नहीं जीरो। आप अगर वो पाकिस्तान को ऐसी ऑफर करते हैं डेट वी कांट डिनाई कोई फाइनेंशियल इकोनॉमिक, तो फिर देखना पड़ेगा। लेकिन जस्ट ये इसलिए कि मुसलमान हैं हम, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा नहीं, हमारे बिजनेस इंटरेस्ट वाबस्ता है। कतर हमारी इतनी इमदाद करता है, सऊदी अरब हमारी इमदाद करता है, मैं तो उसको स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी चले। एक अगर न्यूक्लियर का बहुत बड़ा चीज़ है। एक वक्फा अगर आप लेने की इजाज़त, वक्फे के बाद जनाब असल ये जो सारा मामला कतर का हुआ, वो जो हॉस्टेजेस हैं 20 जो इस वक्त हमास के पास हैं, जिनकी वजह से सीज फायर भी चाह रहा था इजराइल करना, और बाकी क्योंकि प्रेशर बहुत था, पिछले दिनों प्रोटेस्ट बड़ा हुआ इजराइल में, उन हॉस्टेजेस की फैमिलीज और हज़ारों लोग इजरायली आ गए जिन्होंने नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर डाला कि आप उन हॉस्टेजेस को रिहा करवाएं, जिसके लिए मुज़ाकरात कतर में हमास के और वहाँ पे मीडिएशन हो रही थी कतर के अंदर। तो अब उन हॉस्टेजेस की जो फैमिलीज़ हैं, कतर पे हमले के बाद उन्होंने क्या कहा है प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को, वो उन इजरायली यरगमालियों की फैमिलीज़ ने जो हमास के पास हैं, वो मैं आपको सुनवाता हूँ एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में। जो इजरायली इस वक्त हमास के पास हैं, जिनकी वजह सारी नेगोशिएशन हो रही थी, उनके एक यरगमाली का भाई और एक यरगमाली की माँ, उसने कतर पर जो हमला किया इजराइल ने, उसके बाद उन्होंने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को और इजराइल की गवर्नमेंट को क्या कहा है, सुन लेते हैं। ये तो सेंटिमेंट है नेतन्याहू के ऊपर इजराइल के अंदर, और बहुत से लोग उसको शेयर करते हैं, क्योंकि हज़ारों लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया और इजराइल की गवर्नमेंट को कहा कि वो सीज फायर भी करे गजा में और ये यरगमाली भी ताकि रहा हूँ। भट्टी साहब, ये यूरोपियन यूनियन का इजराइल पर पाबंदी का, इंडिया फ़लस्तीन के लिए फ़ंड कायम करने का ऐलान, ये जो OIC की सारी बैठक और मीटिंग हो रही है, ये क्या लिप सर्विस ही है ना? इजराइल इसमें से फिर भी निकल आएगा, उसका बाल भी बेकार नहीं होना, क्या ख्याल है? और शहबाज शरीफ साहब कुछ तो करने गए यार, सिंबॉलिकली चलो गए। भाईजान आपकी इजाज़त से बिल्कुल इज़हार यकजहती करें, बिल्कुल जाएं वहाँ, 2 दिन और क़याम करें वहाँ, क्या फ़र्क पड़ता है। और अगर उनके क़याम से कोई मसला हल हो जाता है तो इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात है। बल्कि अब तो मैं चाहता हूँ कि ऑस्कर और एमी अवार्ड्स में भी हुक्मरानों को बुलाना चाहिए ताकि हमारी नुमाइंदगी हो। लेकिन भाईजान जो सूरत हाल मुल्क की है वो सुन लीजिए। आमिर बलोच हैं हमारे, एक सुनो टीवी के रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट के बीट रिपोर्ट उस कवर करते हैं। जलालपुर पीर वाला तहसील है, वो बता रहे हैं कि अभी उनका मैसेज आया कि पूरी तहसील पानी में डूबी हुई है, 4 से 4.5 लाख अफराद का कुछ नहीं रहा। 7 दिनों से लोग पानी में घिरे हुए हैं, खाने पीने की अशिया ख़त्म हो गई हैं, बच्चे बूढ़े लोग भूख से बेहाल हैं। रेस्क्यू 1122 बेबस है, हुकूमत इंतज़ामिया फ़ोटो सेशन करवा रही है। मरीम नवाज़ साहबा ने शहर की एक तरफ बंद बांधने का कहा था और मरीम औरंगज़ेब साहबा ने मदद फराम करने का कहा था, मगर 7 दिन गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। मुतासरा लोग अपने प्यारों को बचाने के लिए कश्ती पॉइंट पर आते हैं, इन्हें एक टोकन दे दिया जाता है, टोकन पर नंबर होता है और नंबर की बारी के लिए क़यामत का इंतज़ार है। प्राइवेट कश्तियों का बिज़नेस अरूज पर है, लोग पैसे दे रहे हैं 50,000 एक फेरे के, 50-60 हज़ार एक फेरे के। जिनके पास पैसे नहीं वो जेवरात दे रहे हैं। आमिर बलोच कहते हैं कि मेरी एक दोस्त की फैमिली ने एक प्राइवेट कश्ती ली, किराया दिया, इसमें बैठे 6-7 किलोमीटर के बाद कश्ती उलट गई, पूरी फैमिली डूब गई।
अब वो कहते हैं कि मेरी मरियम औरंगज़ेब साहबा से भी बात हुई और डॉक्टर रिजवान नसीर से भी, और मैं सारा दिन से एक जगह खुश्की के एक टीले पर इंतज़ार कर रहा हूँ, सामने दरख्तों पर लोग लटके हुए हैं और अभी तक कोई नहीं आया। हम 7 दिन इंतज़ार कर लिया, 1 दिन और कर लेंगे। ये वो मुल्क है जिसके वज़ीर आज़म साहब कतर गए हुए हैं, ये वो मुल्क है जिसके आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो चीन जाएंगे, ये वो मुल्क है जिसके हुक्मरानों का ये हाल है कि 2008 में हुकूमती अखराजात 2000 अरब थे और आज 19,000 अरब हैं। ये वो हुक्मरान हैं जिनकी मरियम नवाज साहबा की काबीना भी होगी, कहीं आपको नज़र आई। शहबाज शरीफ साहब की पूरी 55-56 वज़ीर मशीर कहीं आपको नज़र आए, कहीं हुकूमत नज़र आई। इन आहें पीछा कर रही हैं इन लोगों का, इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। और आखिरी बात, जो सबसे अहम बात मुसद्दक मलिक साहब भी कह चुके हैं, लेकिन फिर कह रहा हूँ, बड़ों की बस्तियाँ और बड़ों की इमारात बचाने के लिए गरीबों के इन्होंने देहातों के देहात तबाह कर दिए हैं और पूरी दुनिया सैलाब में डूबी हुई है। और आखिरी बात, ये जो आपने अभी 2 जुमले इस पर कि ये आपने इन हॉस्टेजेस की तो खबर सुनाई, ये जो 18-19 हैं, इनके साथ भी हमदर्दियाँ हैं, लेकिन जो 1 लाख निहत्ते बेबस और बेगुनाह गज़ा के लोग मारे गए हैं और जो जिनको अब जो वो एक किलोमीटर लंबी लाइन के लिए जिनके पास खुराक के लिए वो जुल्म तो हुआ जी, वो तो करबला ढाई गई है, तो आपने शुरू में बताया था। 60% गजा की जमीन जो है, 60% गजा की जमीन हड़प कर ली गई है। ग्रेटर इसराइल का नक्शा आ गया है, अभी तक बैठ के चल रही हैं, चलती रहे भाई। बिल्कुल ठीक, इसराइल तो उसमें जा रहा है ही है, लेकिन जो बस अब इसमें आमिर लियाज साहब, ये फोटो सेशन पे हुकूमत की बहुत तनकीद हुई है और आपको लगता है कि सैलाब की सूरत हाल में फिर प्राइम मिनिस्टर को कतर नहीं जाना चाहिए था? बिल्कुल जाना चाहिए था और वो दुरुस्त गए। अच्छा, पाकिस्तान ने हर तरफ काम करना है और पंजाब की काबीना के सारे वज़ीर सारे सैलाब के साथ साथ चल रहे हैं। वीडियोस एक्चुअल टाइम पे आ रही हैं, जिसका नाम लेके मर्जी बयान जारी कर दिया जाए, मुझे तो कोई मसला नहीं है। उन्होंने अभी बताया वो हो रहा है और बहुत कमी भी है। जब एक मिनट सर वो साफ़ी बैठा होगा ना, तो साफ़ी बोल रहा था तो मैंने कोई इतराज़ किया है? अच्छा, आप फटाफट आ गए बीच में उसके रेस्क्यू के लिए। मैं तो आपको बार बार ये कहता हूँ कि यार थोड़ा सा सब्र मुजाहरा किया करें ना मेरे साथ। आपको एकदम लग जाती है रेस्क्यू करने के लिए 1122। यहाँ पे तो लोगों ने तनकीद की, बड़े बड़े लोगों ने, कि जनाब वो सराइकी एरिया में ये हो गया, फलां हो गया, और जनाब वहाँ कश्ती उलट गई, तो वहाँ तो कोई ट्रेनिंग ही नहीं थी। फिर बताया गया कि गुजरांवाला से लोग गए हुए थे। पूरे पंजाब से लोग साथ साथ पूरी इंतज़ामिया ज़िले जो है वो मूव कर रही है हर पाकिस्तानी को बचाने के लिए। वहाँ ना कोई तखसीस है, ना वहाँ कोई ज़िले की बात है। हमें थोड़ा सा करना चाहिए कि सच भी आना चाहिए ना। वन वे प्रोपेगेंडा किसी के नाम पे भी आप कर दें, मुझे तो नहीं है। सब चीज़ें आ रही हैं कोताही। जब लाखों लोग बेघर हो गए हैं, कैसे मुमकिन है कि आप सबको एक ही वक्त में रेस्क्यू करेंगे? इनखला का जलालपुर पीरोवाल में मुकम्मल हो चुका है ऑपरेशन, बाकी काम सारे रहेंगे। वहाँ राना सिकंदर आजाद जो कसूर से वज़ीर हैं एजुकेशन के, मुस्तकिल वहीं हैं। मरियम औरंगज़ेब साथ हैं। आप शौकत भट्ट जो उसके सोशल वेलफेयर के वज़ीर हैं, ये सारों की ड्यूटियां लगी हुई हैं। मैं कितने नाम गिनवाऊँ आपको? मैं चेक करता हूँ ना, ऐसे नहीं मैं बात करता कि किसी के नाम की लेके मैं पर्ची पढ़ दूँ। 1 मिनट, अब आप आ जाएँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का देखें, सिंपल जो बात आखिर में हुई थी, फैसला किसने करना है? कतर ने। हम उनको एक सिक्योरिटी, लेकिन जुबैर साहब कह रहे हैं कि हमारे दोस्त पाकिस्तान साहब को बहुत मुश्किल है कि वो कोई मैं कर लूँ ना। जी मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ। मैं जुबैर साहब के नाम लेके कह रहा हूँ कि वो सऊदी अरब, कतर, यूएई, ये फैसले उन्होंने करने हैं। हम क्या कर सकते हैं? हमारे इक्तिसादी मामला वो संभाल लें, डिफेंस हम संभाल सकते हैं। इतनी कैपेबिलिटी माशाल्लाह हमारी अफवाज पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन ये कुड प्रो को होगा ना, ऐसे नहीं होता कि आप जज्बाती नारे लगा के खड़े हो जाएं, लोगों को मरवा के आ जाएं। और जैसे एक वज़ीर आज़म यहाँ पे होते थे बहुत ज़्यादा मुहिब्बी कि जनाब मैं क्या इंडिया से जंग करूँ? जब करनी होती है तो करनी पड़ती है, बातों से नहीं होती जंग। वो जो कश्मीर पे नारा लगा के आ गए थे कि मैं तो मसला कश्मीर पे वर्ल्ड कप जीत के आ गया हूँ, तो फिर क्या बना? कुछ नहीं ना हुआ। आपको जब तक आप फौज को मजबूत रखेंगे, आपकी बात मजबूत रहेगी। हमारी अफवाज पाकिस्तान के साथ लोग खड़े हुए हैं। ये जो सारे दिन से ताने सुना रहे हैं, वो जी फलाना नेपाल में होगा, डिमकाना, तो कौन आया आगे से? फौज ही आई ना उस मुल्क के ऊपर भी। आप क्या चाहते हैं? वो आपको लेके चल रहे हैं। ये फैसला अरब लीग ने करना है कि उन्होंने मगरिब का सारा डिफेंस सर पॉइंट आ गया आपका, इक्विपमेंट है वो लिया हुआ है दिफाई लिहाज से। लेकिन जब हमला होता है ये सारे फेल हो जाते हैं। यमन हमला करता रहा, सऊदी अरब के अंदर टकाटक लगती रही। एक मिनट, जो दूसरी फोर्सेज मौजूद होती है ना, वो मुझे पता है भाईजान आपको भी तकलीफ हो रही है। पहले वाले हिस्से में कोई नहीं बोलता है, फटाफट जब हम बोलते हैं तो आप लोगों के आप ऐसी बातें करते हैं कि हर इंसान को तकलीफ हो। जान 3 काले हो जाते हैं।
पॉइंट आ गया मैं तकलीफ ही नहीं पहुंचा रहा, मैं तो मजा करा रहा हूँ आप लोगों को। मजा तो फिर मजा लेने देना पूरा। ठीक है, जो राहिल शरीफ साहब हमारे जो राहिल शरीफ साहब वहां बैठे हुए हैं, उसके ऊपर सऊदी अरब ने फैसला करना है कि उस फोर्स को क्या पॉइंट आ गया सर आपका, या आपने उसको मुताबिक करना है। वक्त की भी तो कोई मैनेजमेंट होती है ना, आप इक्विपमेंट और ट्रेनिंग करा सकते हैं। बातों से कोई राना साहब चल सकते हैं, कभी तो कोई लिमिट है। जुबैर साहब आप अपना लेना, मुझे क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मैं सबका मैनेज कर रहा हूँ ना। आखिरी ब्रेक नहीं रहता ना। जुबैर साहब नेपाल की बात भी कर दी आमिर साहब ने, उन्होंने पाकिस्तान की बात भी कर दी, उन्होंने यूएई सब की बात कर दी। अब आप किसकी बात करेंगे फिलहाल, ये बता दें मुझे, क्या कहना चाहेंगे? देखें, बात बिल्कुल सही की है आमिर राना साहब ने। पहला फैसला करना है अरब ममालिक ने, और वो कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिसमें वो फिजिकल लड़ाई करने का थ्रेट दें इसराइल को, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये जितने ममालिक हैं, अरब ममालिक, यूएई, कतर और ये सारे जो हैं, ये अमेरिका के सबसे क्लोजेस्ट अलाइज हैं, सबसे क्लोजेस्ट अलाइज है। जिस तरह इसराइल है वैसे ये ममालिक भी हैं। अब इनका एक मसला पड़ गया है इसराइल के साथ, इसलिए नहीं पड़ा कि उनको कोई इशू है, इसलिए उनको डर खौफ है कि उनकी जो अवाम है अरब ममालिक में, वो उनसे उनको ख़तरा है। उनको पैसिफाई करने के लिए ना यूएई ने कोई तजारत बंद करनी है इसराइल के साथ, ना कतर ने करनी है, ना किसी और मुल्क ने, सऊदी अरेबिया ने करनी है, किसी ने भी नहीं करनी। तो ये मेरा ख्याल है हमें अपने लोगों को इमोशनल नहीं रखना चाहिए, रियलिटी में रखना चाहिए। कोई पाकिस्तान का ना न्यूक्लियर बॉम्ब जाएगा, ना कोई जहाज़ जाएगा, ना कोई फौजी जाएगा, और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पहला फैसला उन्होंने खुद करना है और वो खुद फैसला करने के लिए तैयार होंगे ही। पाकिस्तान को क्या जरूरत पड़ी है अमेरिका के मुकाबले पे आके सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कतर को? हम अपनी सिक्योरिटी अच्छी तरह कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। नहीं, पाकिस्तान उसके इम्प्लीकेशंस देखे ना, कितने डेंजरस हो सकते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बात है, हम सब भूल जाते हैं, फौजी ताकत एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन उससे 100 गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है इकोनॉमिक पावर होती है। 50% के करीब लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिस मुल्क में रह रहे हैं, करोड़ों लोग आसमान के नीचे से हैं, मर के सैलाबों से, वो जाके दूसरे मुल्क में जाके जंग करने की बातें करें तो लोग भी कहेंगे यार आप अपने लोगों को तो पहले खाना पीना तो दे दें, रोटी तो दे दें, मरने से तो बचा लें। अब ये छोड़ के हम पता नहीं क्या क्या बातें शुरू कर देते हैं। भट्टी साहब थोड़ा सा बैलेंस कर लें। देखिए, मैंने भी एक ही फिक्रा कहा ना कि इक्तिसादी मामला वो संभाल लें, दिफाई हम संभाल लेंगे। मैंने तो यही बात की और दूसरी बात ही नहीं की। भट्टी साहब थोड़ा सा बैलेंस तरीके से सैलाब को देख लें आप, मैं तो बस यही कह सकता हूँ जी। एक और पर्ची हाज़िर खिदमत है, हालांकि पर्ची वालों को पर्ची से कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। पर्ची ये है, आमिर बलोच कह रहे हैं कि रेस्क्यू सिस्टम जो है वो नाकारा हो गया है, मिस मैनेजमेंट है, रेस्क्यू का टोकन सिस्टम जारी है और अब टोकन वही ले सकता है जिसका कोई अजीज़ो अकारब बाहर महफूज मकाम पर हो। अगर कोई नहीं है तो वो क़यामत तक रेस्क्यू नहीं होने वाला। जैसे हमारे ख़ानदान या 7 दीगर लोगों के साथ हुआ, 7 दिन हो गए इन तक खाना भी नहीं पहुंच पाया। अब मुझे लगता है कि ये 7 दिन का जो खाना जिस तक ना पहुंच पाए, मेरे ख्याल से वो पिछलों की पर्चियां खाए और अगलों के वादे खाए, क्विकली आगे यकजहती खाए। आमिर साहब, अब तो एविडेंस आ रहा है, और थोड़ा सी आंखें खोलें, लोगों के साथ हो क्या रहा है ऑन ग्राउंड सैलाब में। असल में जिनके आंखें और दिमाग बंद हों वो लोगों का नाम लेके पर्ची पे ही बोलते हैं। मैंने नाम लिए, आप दिखा दें कि ये वजीर नहीं है। इन्होंने कहा ना काबीना नहीं है, मैंने कहा है। रेस्क्यू पूरे पंजाब का उस साइड पे शिफ्ट हो चुका हुआ है। गवर्नमेंट ने एफर्ट करनी है। लाखों लोग जब अब बेघर हो जाएं तो आप कोशिश करते हैं, या तो ये कहें जी कोशिश नहीं हो रही, या मैं ये कह रहा हूँ कि जी नहीं जी बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया। मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा कमी, कोताही, गम, गुस्सा सब में आएगा। ठीक है, एफर्ट में कमी नहीं होनी चाहिए जो कि हो रही है। मैं टाइम निकाल के जुबैर साहब से फैसला करवाता हूं फ्लड के ऊपर हो क्या रहा है। एक ब्रेक के बाद जुबैर भाई आपने बताया, दोनों के अपने अपने व्यूज आ गए हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया फ्लड में। ब्रेक जुबैर साहब 30 सेकंड है, पंजाब गवर्नमेंट की फ्लड रिलीफ पे परफॉर्मेंस, आपका व्यू। पहली बात तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुसद्दिक मलिक क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं, रिस्पॉन्सिबल आदमी। उनकी जो स्टेटमेंट है कि हमने देहातों को तबाह करवा दिया कुछ अशराफिया को बचाने के लिए, आई थिंक दिस इज टू सीरियस। या तो मुसद्दिक मलिक साहब आके उसकी वजाहत करें या उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन प्राइम मिनिस्टर करें। ऐसे नहीं हो सकता कि लोगों को आप मरवा दें और हजम कर जाएं उसके बाद, और फिर तारीफें भी हमारे से एक्सपेक्ट करें कि हम तारीफें करें। ऐसा नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम था, प्राइम मिनिस्टर कतर गए हुए। ऑब्वियसली कतर ने और अरबी ममालिक ने फैसला करना है, उन्होंने अपना फ्यूचर किस तरह देखना है। जहाँ तक मुझे लगता है कुछ भी नहीं होने वाला, अब सब लिप सर्विस है, सब कुछ हो हवा के ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद अल्लाह खैर से अल्लाह सब अपने घरों को चले जाएंगे। इजराइल और अमेरिका उसी तरह जाहिरियत करते रहेंगे जो उन्होंने करनी है।
नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।